अगस्त 2022 और हमने प्रारंभ किया था राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम शिक्षक मंच ऑनलाइन वेबिनार सीरीज। और हमारी इस वेबिनार सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जब 26 अगस्त को हम लोग आपके साथ थे तब हमारे साथ में लगभग 1300 शिक्षक है वो साझे किए थे, जिन्होंने हमारे साथ में अपनी बातें साझी और हम लोगों ने उनके साथ में बात की थी राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के बारे में। और आज का विशेष दिन इसलिए भी है कि आज पूरे राज्य भर में जितने भी शिक्षा अधिकारी थे हैं, उन्होंने अपने अपने परिक्षेत्र में जाकर के अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ में कक्षा शिक्षण में जो बेसलाइन असेसमेंट के बाद में बने हुए ग्रुप्स में हो रहे अध्ययन में भागीदारी निभाई थी। तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि जितने भी लोग जुड़े थे आज के इंस्पेक्शन में, उन्होंने पाया होगा कि हमारे जो बेसलाइन असेसमेंट के बाद क्या अध्ययन अध्यापन है वो प्रारंभ हो गया है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम वास्तव में हमारे अध्ययन अध्यापन के नवाचार का ये बढ़ता कदम है। दक्षताएं हैं वो विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। इस ऑनलाइन वेब सीरीज में हम लोग बात करते हैं आप लोगों की जिज्ञासाओं की, जो इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों की शंकाएं हैं, जो आप लोगों के सुझाव हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और उसके आधार पर हमने कार्यक्रम में हम लोग परिवर्तन करते हैं। हमारा चूंकि अब समूहीकरण हो चुका है, 2 समूहों में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो गया है, तो अब ऐसे शंकाएं, ऐसे सवाल, ऐसी जिज्ञासाएं हमारे सामने आएगी जो कि अब अध्ययन अध्यापन से संबंधित होगी। किस तरह से हम लोग समूह को मैनेज करें, किस तरह से समूह में अध्ययन करें, किस तरह से विद्यार्थी पारस्परिक अध्ययन कर पाएंगे, वर्कबुक का प्रयोग कैसे होगा और किस प्रकार से शिक्षक है वो विद्यार्थियों के साथ में उन्हें जो है वो पर्टिकुलर है वो सपोर्ट देगा, स्पेसिफिक सपोर्ट देगा। ये सब चीजें हैं। गतिविधियों का किस प्रकार से आगाज होगा, किस प्रकार से उसकी प्रक्रियाएं होगी और किस प्रकार से गतिविधि अंदाज तक पहुंचेगी। तो हमारे साथ में इस बार भी पिछली बार की तरह है RSCRT से कमलेंद्र राणावत सर, और हमारे साथ में है जो ट्रेनिंग के बारे में देखती हैं वो माथुर मैम, जयश्री माथुर। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं जो सवालात हमारे पास में अब तक आए हैं उनके बारे में, और उसके बाद में जो आप लोगों के सवाल आएंगे उन पे बात करेंगे। क्योंकि पिछली बार हमने ये आपको वेबिनार में ही कहा था कि अगला जो हमारा है वो वेबिनार है वो 8 सितंबर को होगा, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जब इसे देखा और इसके बारे में उनका फीडबैक हमने लिया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका और आपको हर वीक करना चाहिए था। और इसीलिए हमने जो 8 तारीख को होने वाला वेबिनार था उसको हमने प्रीपोन किया और पहले लेके आए, और आज है वो 2 तारीख को, 2 सितंबर को हम लोग ये वेबिनार करने जा रहे हैं। तो अब मैं लेता हूं जो सवालात हमारे पास आए उनके बारे में। सबसे पहला सवाल है कि समूहीकरण कैसे करवाया जाए और कब कब करवाया जाए। समूहीकरण हमारा हो चुका है। समूहीकरण जो था उसमें मैंने आपको पैनलिस्ट का परिचय दे दिया और सीरीज का विवरण भी, और ये जो अधिकतर पूछे जाने सवालों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसमें पहला सवाल था समूहीकरण कैसे करवाया जाए और कब कब करवाया जाए। समूहीकरण है वो बेसलाइन असेसमेंट के बाद में आप लोगों ने शाला दर्पण पर है वो एंट्री की है, और एंट्री करने के बाद में शाला दर्पण ने अपने आप ही 2 भागों में बांट दिया है। जो बेसलाइन हमारी वर्कबुक के कुछ वर्कशीट्स के बाद में है, उसे अध्ययन करके उनके जो पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज है, जो सही रेस्पॉन्सेज है, उसके आधार पे आपने नंबर भरे हैं और इसके आधार पर वो समूह बने हैं। समूह बना है समूह ए और समूह बी। समूह ए और बी का अर्थ ये कतई नहीं है कि ए समूह वाले विद्यार्थी किसी भी मामले में जो हमारे गतिविधियां हैं, जिसका जो क्षमताएं हैं, जिसका अध्ययन हमें अभी करना है, उससे कहीं ऊपर आ गए हों। और 2 का अर्थ ये कतई नहीं है कि वो अभी भी बहुत पीछे हैं। हमें इस ग्रुप का
कभी भी इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, इसका विवरण इस प्रकार से नहीं देना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी में किसी प्रकार की हीन भावना आए। यह केवल सीखने के पायदान है कि हम किस तरह से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में आसानी ला सके। तो ये जो पहली बात थी कि समूहीकरण कैसे किए कराया जाए, तो बेसलाइन के असेसमेंट की एंट्री जो होगी शाला दर्पण पे उसके आधार पर कराया जाना है। बेसलाइन का है वो असेसमेंट है, उसकी शाला दर्पण पे एंट्री है वो लगभग 93% हो गई है, तो उसे हमें पूरा करवाया जाना बहुत आवश्यक है कि ये क्यों नहीं 100% हो गई। तो जहां जहां पे अभी तक है वो समूहीकरण नहीं हुआ है, यानी कि बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री शाला दर्पण पे नहीं हुई है, वो हमें करी जानी है। और इस सवाल का दूसरा भाग था कि कब कब करवाया जाए। तो बड़ा आसान सा मामला है कि जब भी आपकी बेसलाइन असेसमेंट पूरा हो, हमने बेसलाइन असेसमेंट में कई तारीखें दी और तारीख बढ़ाते बढ़ाते हमने 18 अगस्त है वो अंतिम तारीख दी थी बेसलाइन असेसमेंट के लिए। और ये मान के चल रहे हैं कि पूरे राज्य के समस्त विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक के सभी विद्यार्थी है वो बेसलाइन असेसमेंट है वो दे चुके हैं और उनकी एंट्री है वो शाला दर्पण पे हो गई है। जो 7% विद्यार्थियों की एंट्री नहीं हुई है, मेरा ये मानना है कि वो किसी तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई होगी। तो मेरा आग्रह रहेगा शिक्षकों से, शाला दर्पण प्रभारी से, संस्था प्रधान से कि वो इनकी एंट्री भी पूरी करे। और दूसरा सवाल है कि समूहीकरण का उद्देश्य क्या है, हम क्या तीर मार लेंगे समूहीकरण करके। ये जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि समूहीकरण का उद्देश्य यही है कि दक्षता आधारित शिक्षण प्रणाली को आसान कैसे बनाया जाए। ये सवाल है वो चूंकि एकेडमिक है तो मैं इसे पास ऑन करता हूँ कमलेंद्र जी राणावत जो मेरे साथी हैं और उदयपुर के SCRT से हैं, उन लोगों का ये बनाया हुआ पूरा कार्यक्रम है। उनसे आग्रह करूंगा कि वो इसमें अपना फीडबैक दे। कमलेंद्र जी राणावत सर। सर अरुण जी, मैं सबसे पहले तो जो ये प्रोग्राम और इसका परफेक्ट जो अब मॉनिटरिंग है उसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा कि हम अगर इस तरह से हमारे शिक्षकों के साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली उनका सम्मेलन होगा और हर शंका उनके मन में जो भी है उनका हम समाधान कर पाएंगे। और चूंकि हमने हमारी फील्ड टीम भी जा रही है, फील्ड से भी फीडबैक आ रहा है, उसके आधार भी हम कर पाएंगे कि हमारे टीचर्स को किस तरह के सम्मेलन की आवश्यकता है। जहां तक ये योजना है, योजना बन के लागू हो जाने पर ही कई बार वो काम वहीं खत्म हो जाता था। उसकी बजाय इस बार हम क्रियान्वयन पे बहुत फोकस कर रहे हैं और फॉलोअप भी कर रहे हैं और रिव्यू भी कर रहे हैं, देन उनको उसके आधार पर सम्मेलन भी कर रहे हैं। तो चूंकि ये ट्रेनिंग हेड हमारी डॉक्टर जयश्री माथुर है, इन्होंने पूरी ट्रेनिंग पहले ही ये चीजें क्लियर की है और पुनः मैं जयश्री जी को कहूंगा कि आप प्लीज इस क्वेश्चन का परफेक्टली उत्तर देने, लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया, पुनः आएगा। धन्यवाद सर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न जिन्होंने भी रखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि समूहीकरण का उद्देश्य क्या है। यहाँ जैसा कि सर ने पहले भी बताया कि समूहीकरण का हमारा यहाँ उद्देश्य बच्चों को ये लेकर बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को किसी भी तरीके से हम डिमोरलाइज करें कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है या ये बच्चा पढ़ने में कमजोर है। ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को शिक्षक साथी विशेष ध्यान दें। समूहीकरण का उद्देश्य शिक्षक साथी यह जान पाए कि उनकी कक्षा में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका लर्निंग लॉस अधिक हुआ है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक विशेष दक्षता में कमजोर हैं, कौन से बच्चे हैं जो शिक्षक जिन पर कि शिक्षक साथियों को अधिक ध्यान देना है, जिससे बच्चे जो हैं एक सेकंड जयश्री जी, वैष्णवी, मैं मेरे पास में ये रेस्पॉन्स आ रहा है कि जो जब कोई भी जुड़ना चाह रहा है इससे तो उससे है वो सिस्टम है वो पासकोड मांग रहा है, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा कोई टेक्निकली अगर प्रॉब्लम है तो उसको दूर करें जिससे कि इनकी संख्या पार्टिसिपेंट्स की वो बढ़ सके। सॉरी जयश्री जी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी सर। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे शिक्षक साथियों के लिए यह समूहीकरण दिया गया है ताकि वह ये जान पाए कि उनकी कक्षा में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका लर्निंग लॉस अधिक हुआ है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक विशेष दक्षता में कमजोर है, और उन बच्चों पर हमारे शिक्षक साथी अधिक ध्यान दे पाए जिससे बच्चे कक्षा स्तर से नीचे की दक्षताओं को अर्जित कर पुनः कक्षा स्तर पर आ सकें। ग्रुपिंग करने से बच्चा अपनी गति से सीख सकेगा, यह इसका उद्देश्य है। और क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जब बन गए हैं तो पीयर लर्निंग
में भी बच्चा सहज महसूस कर सकेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे शिक्षक के सामने कुछ पूछने से डरते हैं, कतराते हैं। तो हमने यह भी रखा है कि जो समूह 1 है वह समूह 2 वाले बच्चों की सहायता करे, उन्हें समझने में सहायता करे कि उन्होंने वह दक्षताओं को किस तरीके से समझा है। इसलिए समूहीकरण जो है वो क्लासरूम को इंटरैक्टिव बनाने का यहाँ पर एक उद्देश्य रखा गया है और शिक्षक साथियों की हेल्प करने के लिए रखा गया है, ताकि वह उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन पर कि उन्हें अधिक ध्यान देकर उन बच्चों को उन दक्षता स्तर तक लेकर आना है। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री जी ने बहुत ही आसानी से समझाया कि केवल इतनी सी बात है कि कितना लर्निंग लॉस हुआ है। किसी विद्यार्थी का लर्निंग लॉस है, बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत सारी दक्षताएं हैं वो विस्मृत हो गई है। कुछ विद्यार्थियों की कुछ कुछ दक्षताएं हैं वो अभी भी उनके साथ है, पूरी तरह से विस्मृत नहीं हुई है। इन दोनों ही तरह के विद्यार्थियों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला जो प्रश्न है वो जो हमारे पास में आया है वो है कि कक्षा 1 से 5 तक एक शिक्षक 1 है और छात्र का नामांकन 32 है, कक्षा शिक्षण कैसे करेंगे। ऐसी सिचुएशन और भी बन सकती है। कक्षा 1 से 5 तक एक शिक्षक है, 32 का नामांकन है, और ये ऐसे भी हो सकता है कि कक्षा 1 से 5 तक 4 शिक्षक हैं और छात्रों का नामांकन 32 हो। दोनों ही परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों का, उपलब्ध मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग और बेहतर उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो हमारी कुशलता पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर जब छात्रों का नामांकन 32 है तो और हमारे पास शिक्षक 1 ही है, तो ग्रुप, जब भी 2 ग्रुप होगा तो एक ग्रुप पे शिक्षक है वो प्रत्यक्ष रूप से अपना ध्यान अटेंशन कर पाएगा, अपना ध्यान दे पाएगा, अटेंशन कर पाएगा, और दूसरे के साथ साथ में प्रक्रियाएं जारी रहेगी, गतिविधियां जारी रहेगी और प्रेजेंट उनमें चलता रहेगा। तो इस प्रकार से जो कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक की संख्या 1 है और छात्र नामांकन 32 है, तो प्रत्येक कक्षा के जो 2 ग्रुप्स बन रहे होंगे वो उनके लर्निंग लेवल के आधार पर बने होंगे, जो कि बेसलाइन असेसमेंट के बाद में आया होगा। तो हम जब समय देंगे तो जो पर्टिकुलर अटेंशन है जो हम लोग है वो सपोर्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर सपोर्ट जो कर रहा होगा शिक्षक, वो है वो उसका बंट जाएगा। बाकी पीयर में लर्निंग है और गतिविधि आधारित जो शिक्षण है जो हमारी वर्कबुक के आधार पर है वो कंटिन्यू रहेगा, जैसा कि बाकी ग्रुप्स में रहता है। अगला सवाल जो हमारे सामने आया है वो सवाल है कि समूहीकरण एट ग्रेड बिहाइंड ग्रेड के आधार पर किया जाए या समूहीकरण के बाद दोनों ग्रुप बिहाइंड ग्रेड के हैं। हम ये क्यों जानना चाहते हैं कि वो बच्चे बिहाइंड ग्रेड के हैं या एट ग्रेड के हैं। हमने जो किताब तैयार की है, वर्कबुक जो तैयार की है, उसकी गतिविधियां है वो एट ग्रेड या बिहाइंड ग्रेड की है। जैसा कि हमने बताया है कि कक्षा 1 से 2 तक की नेचुरल है कि वो पहली बार विद्यालय में आएंगे तो उनकी गतिविधियां हैं वो एट ग्रेड की होगी, और उसके ऊपर की कक्षाओं में चूंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण से कक्षा शिक्षण निरंतर नहीं हो पाया, बाधित रहा है, तो बहुत सारी दक्षताएं जो ऐसी है जो विस्मृत हो गई है, छूट गई है, सिलेबस के श्रिंक करने के कारण से, रेगुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होने के कारण से। तो उसको पूरा करने के लिए बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं के आधार पर भी जो है वो शिक्षण होना है, अध्ययन होना है। तो ग्रुप दोनों है वो उसी ग्रेड के हैं, वो बिहाइंड ग्रेड के ग्रुप नहीं है। गतिविधियां जो है वो तैयार की गई है, वर्कबुक में शामिल है, वो बिहाइंड ग्रेड की या एट ग्रेड की है। मेरे साथ में जयश्री माथुर मैडम भी है, वो भी इस पे अगर कुछ कहना चाहे तो बिंदु संख्या 4 के ऊपर। मैं सभी शिक्षक साथियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि जो हमारी वर्कबुक जो बनी है वह एट ग्रेड नहीं है, वह बिहाइंड ग्रेड की ही है, और जो समूहीकरण किया गया है वह हमने बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर किया है। और बेसलाइन असेसमेंट जो है वह पिछली कक्षाओं के स्तर को ध्यान में रखकर किया गया है,
तो जिन बच्चों ने 60% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं या जिन बच्चों ने 60% से कम मार्क्स बेसलाइन असेसमेंट में लिए हैं, दोनों ने ही बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं के आधार पर ही लिए हैं। और जो हम आगे समूहीकरण करने के पश्चात जो पढ़ा रहे हैं वर्कबुक के माध्यम से, वह बिहाइंड ग्रेड ही है, क्योंकि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 साल तक, क्योंकि कोरोना के कारण हमारा शिक्षण सत्र जो है वह प्रभावित हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चों का अधिगम स्तर जो है वह बाधित हुआ है। तो विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर भी यह स्पष्ट हुआ है कि बच्चों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वह काफी प्रभावित हुई है। इसके कारण ही बच्चों में लर्निंग लॉस हुआ है। अतः कक्षा 3 में अध्ययनरत बच्चा जो है वह अभी भी कक्षा 1 व 2 के दक्षता स्तर को पूर्ण रूप से अर्जित नहीं कर पाया है। इसीलिए समूहीकरण के बाद भी दोनों ग्रुप बिहाइंड ग्रेड ही हैं। बस फर्क इतना है कि जो ग्रुप 1 में बच्चे हैं उनके सीखने की प्रक्रिया थोड़ी सी तेज है, वह जल्दी सीख पा रहे हैं, जबकि ग्रुप 2 में जो बच्चे हैं उनको सीखने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो रही है। अतः ग्रुप 2 के सभी बच्चों पर शिक्षक साथियों को विशेष ध्यान देने की कोशिश करनी है ताकि वह बच्चे कक्षा स्तर तक आ सके। इसलिए जो वर्कबुक बनाई गई हैं वह सभी बिहाइंड ग्रेड ही हैं, एट ग्रेड वर्कबुक में कार्यपत्रक नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना है। लेकिन वर्कबुक इस तरीके से डिजाइन की गई है कि बच्चा यदि उनको सीखता है, टीचर्स अगर उनको उनके लर्निंग लेवल तक लेकर आते हैं तो एट ग्रेड में बच्चे उन दक्षताओं को बहुत जल्दी सीखकर आगे बढ़ पाएंगे। जी अरुण जी। धन्यवाद जयश्री मैम। मैं जो हमारे इकट्ठे किए हुए सवालात है जो विभिन्न प्रकार से हमारे माध्यम तक पहुंचे हैं, विभिन्न माध्यमों से हमारे पास पहुंचे, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। परंतु आप सब लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, उनसे ये आग्रह भी करता हूं कि आप है वो चैट बॉक्स में अपने सवालात लिखें और हमें भेजें। आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल है, कोई ऐसी जिज्ञासा है जो इस सब हमारे पूरे कार्यक्रम को प्रभावित कर रही है, तो आप जरूर भेजिए। हम कोशिश करेंगे उनका समाधान कर पाएं और प्रयास करेंगे कि ये हमारा जो कार्यक्रम है वो बेहतर तरीके से स्मूथ लाइन होते हुए चल सके। तो हमारा, अब मैं चलता हूं, हमारे पास में जो अगला सवाल आया है जो हमने इकट्ठा किया था, वो उससे पहले ये कि बिहाइंड ग्रेड के बच्चे नहीं है, बिहाइंड ग्रेड की वर्कबुक है। हमें उन गतिविधियों के आधार पर बच्चों के लर्निंग लेवल को एट ग्रेड तक लेके आना है। वो बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने केवल बेसलाइन असेसमेंट दिया है, बस वही आधार है जिसके कारण से हमने उनको समूह में बांटा है। और समूह में इसलिए, जैसा कि जयश्री मैडम ने बताया, एक का सीखने की गति थोड़ी सी तेज है और दूसरे की थोड़ी सी, जिसमें हमें हमारे शिक्षक के रूप में गति में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे कि दोनों ग्रुप्स एक साथ साथ आगे चल सकें। हमारा ये सवाल है कि क्या बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर हुए समूहीकरण को आखिरी की 4 एट ग्रेड गतिविधियों में भी लागू करना है? बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर हुए समूहीकरण को, जो समूहीकरण है वो इस पूरे, उसके लिए जब तक कि हमारा SA1 नहीं हो जाता, SA1 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, SA1 के आधार पर आपका आंकलन होगा, आंकलन के आधार पर जो हमारे को रेस्पॉन्सेस मिलेंगे, उसके बाद पर है वो हम लोग इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकते हैं। जयश्री मैम, आपसे आग्रह है कि इस संदर्भ में कोई आप अपनी इनपुट देना चाहें तो प्लीज। मुझे लग रहा है कि शायद इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहा है कि आखिरी के 4 कालांश में एट ग्रेड अवधियों में भी लागू करना है क्या? तो बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर जब समूहीकरण हो गया है तो हमारा जो फेज 1 है, शिक्षा के बढ़ते कदम, उसके अंतर्गत प्रथम 4 कालांश में ही हमें वर्कबुक पर काम करवाना है बच्चों को। जो अंतिम 4 कालांश हैं उनमें हमें एट ग्रेड अवधियों का ही लर्निंग लेवल वाली दक्षताओं को बच्चों को सिखाना है। मैं जहां तक समझ रही हूँ सर, शायद क्वेश्चन यही है, आखिरी के 4 कालांश है ये शायद। ये सवाल है वो केवल 4 कालांश का है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले के 4 कालांश हमारे अभी 3 महीने तक, यानी सितंबर असेसमेंट तक जो हमारा SA1 होगा, तब तक पहले 4 कालांश है वो केवल और केवल है वर्कबुक के लिए है, और उसके बाद के 4 कालांश
जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके लिए है। तो पहले 4 कालांश में, पिछले वेबिनार में भी बताया था राणावत जी ने कि 3 विषय हैं और 4 कालांश है। चौथा कालांश है वो आपके लिए, इस बात के लिए है कि जो गतिविधियां रह गई जिनमें आप लोग आंकलन कर सकते हैं, जो सतत आंकलन चल रहा है उसके लिए आप कर सकते हैं। एक सवाल मेरे पास में आया नफीस अहमद, माफ कीजिएगा, नफीस अहमद है। इन्होंने पूछा है कि कुछ विद्यालय बेसलाइन असेसमेंट कर चुके हैं परंतु पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि वो पोर्टल पर चढ़ा चुके हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वो विद्यालय पोर्टल पर है, उन्होंने पोर्टल पे चढ़ाने के बाद में और सबमिट का बटन दबा दिया है, तो फिर अपने आप ग्रुपिंग हो गई होगी। बेसलाइन असेसमेंट के बाद ही ग्रुपिंग होगी। ग्रुपिंग हो गई इसका मतलब ये है कि शाला दर्पण पर जो बेसलाइन असेसमेंट का आंकलन है वो चढ़ाया जा चुका है। फिर भी आप नफीस जी हमें उस विद्यालय का नाम बताएंगे तो हम लोग है हमारे शाला दर्पण के प्रभारी के साथ में इसे टाई अप करेंगे, चेकअप करेंगे और चेक कर करके उसे अपडेट कराने का कोशिश करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि इस बारे में है वो आप है वो कृपया पूरा डिटेल हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। और इसके साथ बाद में मैं अगले सवाल की तरफ जाता हूं। तो अगला सवाल जो हमारा है वो है कि कक्षा 3 और कक्षा 4 के विद्यार्थी ग्रुप 1 और 2 में शिक्षण किस प्रकार कराए कि ग्रुप 2 का स्तर सुधार आ सके। मैं आग्रह करूंगा कि जयश्री माथुर मैम से कि वो बताएं प्लीज। जी सर सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि कक्षा 3 की वर्कबुक है पहल और कक्षा 4 और 5 की एक ही वर्कबुक है प्रयास। कक्षा 3 की वर्कबुक पहल का जो लर्निंग लेवल है वह कक्षा स्तर 1 व 2 की दक्षताओं को लेकर है, जबकि प्रयास का लर्निंग लेवल कक्षा स्तर 2, 3 व 4 की दक्षताओं के आधार पर दिया गया है। अतः कक्षा 3 के समूह कक्षा 4 व 5 के समूह के साथ मिक्स नहीं किए जाएं, इस बात का शिक्षक साथी विशेष ध्यान रखें। दोनों ही कक्षाओं में ग्रुप 2 पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रुप 2 जो कक्षा 3 में है उन समूह के बच्चों को कक्षा 1 व कक्षा 2 की दक्षताओं को भी अभी अच्छे से वह नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स द्वारा पढ़ाया जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर उन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो वह कक्षा 3 का भी एट ग्रेड लेवल पर नहीं आ पाएंगे और उन चीजों को, उन दक्षताओं को ढंग से नहीं सीख पाएंगे। और अगर वह नहीं सीख पाए तो डेफिनेटली उनकी आगे की नींव कमजोर रहेगी। इसी प्रकार कक्षा 4 और 5 को भी यदि कक्षा 2 व 3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो आगे की कक्षा 6 में भी उनके लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक तो ये ध्यान रहे कि जब हम समूहीकरण कर रहे हैं तो दोनों क्लास, मतलब क्लास 3 के बच्चों को क्लास 4 और 5 के बच्चों के साथ ना बैठाएं। दूसरा, जो भी ग्रुप 1 है, चाहे वह क्लास 3 का ग्रुप 1 है, चाहे क्लास 4 और 5 का ग्रुप 1 है, उनकी हेल्प लेनी है, क्योंकि पहले तो हमें दोनों को जो हमारी एक्टिविटी शीट्स दी हुई हैं उसमें एबीएल किट को लेके पहला आकलन, पहली वर्कशीट कार्यपत्रक दिया गया है। वह कार्यपत्रक टीचर एबीएल किट को ध्यान में क्लास में ले जाकर और उसकी सहायता से वह एक्टिविटी करवाएं, जिससे बच्चों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्लास में वह क्लियर हो पाए। जब उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जैसे कि मैंने कहा कि ग्रुप 1 के बच्चे हैं वह थोड़ा जल्दी सीख रहे हैं और जबकि ग्रुप 2 के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समय लग रहा है, तो डेफिनेटली ग्रुप 1 के बच्चे वह कार्यपत्रक थोड़ा जल्दी कर लेंगे और आगे के जो 5 कार्यपत्रक हैं जो उन्हीं एबीएल किट को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं वह भी हो सकता है जल्दी कर लें। जबकि ग्रुप 2 के जो बच्चे हैं उन्हें वह करने में कुछ कठिनाई आ रही होगी, तो टीचर ये आइडेंटिफाई कर लें कि बच्चे को कहाँ कठिनाई आ रही है, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो उनको नहीं समझ में आ रहा है और इसको अब मैं ऐसे कौन से नए तरीके हैं जिनसे इनको सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एबीएल किट में जो टीएलएम दिया हुआ है उसी की हेल्प से वो सीख पाए। आसपास की वस्तुओं को लेकर अपने खुद का भी आप टीएलएम क्लास में ले जा सकते हैं और गेम्स की हेल्प से, कुछ पहेलियों की सहायता से भी
उस कॉन्सेप्ट को आप बच्चों को क्लियर कर सकते हैं। मान लो आपने एक उदाहरण दिया, ग्रुप 2 उसको नहीं हल कर पा रहे हैं और ग्रुप 1 ने हल कर लिया, तो ग्रुप 1 के किसी एक बच्चे से पूछें कि उसने उसको कैसे हल किया, क्योंकि बच्चों की लैंग्वेज भी अलग होती है, क्योंकि राजस्थान में डायलेक्ट्स भी थोड़े डिफरेंट हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के। तो हो सकता है कि बच्चा वो जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें वो उस चीज को समझ ले, ग्रुप 2 वाला। तो उसको समझ में आएगा कि जब ग्रुप 1 वाले इस बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो मैं भी इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास वो बच्चा करेगा और उसको समझेगा। और फिर टीचर उसको फिर कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स दे। जैसे मान लो आप एडिशन करा रहे हो, आपने किसी एग्जाम्पल को लेके उसको एडिशन सिखाया बच्चे को, फिर भी बच्चे ने हो सकता है कि 3 और 2 का एडिशन कर ले, लेकिन 5 और 7 का एडिशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें कैरी ओवर आ गया। तो उनको और नए एग्जाम्पल्स देके आप समझा सकते हैं। और जब तक आप ग्रुप 2 के स्तर में सुधार नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये सारा प्रोग्राम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूरा उद्देश्य है वह ग्रुप 2 के बच्चों को कक्षा स्तर पर ही लेकर आना है, ताकि किसी तरीके का लर्निंग गैप आगे की क्लासेस में ना हो और बच्चों की जो बुनियादी नींव है वह एकदम दृढ़ हो, सुदृढ़ हो, जिससे कि बच्चे आगे पूरे फन एक्टिविटी के साथ एंजॉय करते हुए अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए। जी अरुण जी। धन्यवाद मैम, आपने इतना सारा कहा, मुझे थोड़ा कुछ कम समझ में आया। मैं तो एक साधारण शिक्षक के रूप में एक सवाल आपसे करता हूँ, नीचे लोगों के सवाल आए उससे पहले, कि मेरे पास में पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है और तीनों पीरियड्स में मैंने पढ़ा दिया। अब चौथे पीरियड में क्योंकि ग्रुप में बैठाना है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वर्कबुक का तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित इन तीनों के पीरियड्स तो हमने दे दिए। अब चौथे पीरियड में मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे बच्चों की गतिविधियां हैं वो भी चालू रहे, वो भी चलती रहे और लर्निंग है वो भी रुके और मैं अपने शिक्षक के दायित्व को भी पूरा कर सकूं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि क्लास 1 to 5 में कॉमन सब्जेक्ट्स वाला टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। जैसे मान लो मैथ्स के जो टीचर हैं वो क्लास 3 को भी पढ़ा रहे हैं और क्लास 4 और 5 को भी पढ़ा रहे हैं। तो जब क्लास 3 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा कि बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, और क्लास 4 और 5 में भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा कि सपोज मैं एक मैथ्स का ही एग्जांपल ले रही हूँ, एडिशन का ही एग्जांपल ले रही हूँ, कि जब क्लास 3 में उन्होंने देखा कि बच्चे एडिशन, क्योंकि क्लास 3 में बिना हासिल वाले सवाल कराए होंगे टीचर ने और क्लास 4 और 5 में हासिल वाले सवाल कराए होंगे सपोज, तो जब उन्होंने क्लास 3 में कराए होंगे तो उनको ये डेफिनेटली वो जो कमजोर वाली कड़ी है वो तो पकड़ में आएगी कि बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, कि बच्चे कमजोर वाली कड़ी को पकड़ना है, लेकिन वो कमजोर नहीं बने, इसलिए हमें उसे टारगेटेड सपोर्ट करना है शिक्षक के रूप में। ये हम लोग है वो तीसरे से चौथे पीरियड में भी कर सकते हैं। एक सवाल मेरे पास आया है सुनीता जी का। सुनीता जी कह रही है कि क्या हर रोज बच्चों को ग्रुप में ही बिठाना है पहले 4 पीरियड, क्योंकि दक्षता आधारित शिक्षण होना है, वर्कबुक के आधार पर होना है, तो निश्चित रूप से उन्हें जब तक ये हो कि तो ग्रुप्स के आधार पे ही बिठाना है, क्योंकि दोनों का जो है वो दक्षता का सीखने का जो है तरीका है और सीखने की स्थितियां हैं वो दोनों अलग अलग है। एक और है साथी रमा पांड्या, ये है आपके GUPS मोवानिया PO ब्लॉक्स में, वो उनका सवाल था ये एक्चुअली कि अलग अलग बिठाना है या साथ बिठाना है। और इसके अलावा एक और है राजेंद्र कुमार जी व्यास, इन्होंने सवाल किया है कि ABL किट जो है हमारा उसका उपयोग हम लोग कैसे करें, क्या हम लोग है वो चौथे पीरियड में करें या पहले 3 पीरियड में करें। मेरे ख्याल से अगर हमने इंस्ट्रक्शंस को आप लोग आराम से पढ़ेंगे तो हमने फिक्स किया हुआ है कि हर पहले दिन है वो ABL किट का प्रयोग करना है और छठे दिन है वो हम लोग आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हमने आपको डायरेक्शंस दिए। फिर भी मैं मैडम से जयश्री माथुर मैडम से कहूंगा कि ABL किट का उपयोग कैसे करें। क्या हम लोग ABL किट का उपयोग करते समय ब्रेन स्टॉर्मिंग का यूज कर सकते हैं, बच्चों को खुद को करने के लिए छोड़ सकते हैं?
प्लीज अगर आपके पास कोई इनपुट है तो प्लीज दीजिए। बिल्कुल सर, ABL किट का उपयोग हम पूरे चारों कालांश में ही करें, क्लास में हमेशा ABL किट रखें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर बच्चे खुद की गति से, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि बच्चे अपनी गति से सीख पाए, तो अगर हम बच्चों को कोई पजल या कुछ ऐसा सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो अगर बच्चे खुद से कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें करने दें, क्योंकि हो सकता है जो टीचर के दिमाग में आइडियाज हैं, बच्चे उससे भी ज्यादा नए आइडियाज क्रिएट करके बताते हैं कि सर हमने इसको देखो ऐसे कर लिया, जबकि वो आइडियाज टीचर के पास हो सकता है उस समय नहीं होते हैं। तो अगर मान लो ग्रुप 1 के किसी एक बच्चे ने कोई नए आइडिया से वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखा दी, तो आप उसका यूज ग्रुप 2 में भी उन बच्चों से करवा सकते हैं। और दूसरा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एक ही क्लास में बैठाना, उनको अलग, मतलब सिर्फ ये ही क्लास में बैठाने का जो तरीका है वो इस तरीके से रखना है कि टीचर जो ग्रुप 2 के बच्चे हैं उन पर थोड़ा विशेष ध्यान दे पाए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कमरे बना के उनको अलग अलग जगह बैठाना है, एक ही क्लासरूम में आप उनको थोड़ा सा डिस्टेंस मैनेज करके कर सकते हैं, ताकि आप ग्रुप 1 के बच्चों को एक्स्ट्रा वर्कशीट्स या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज देकर एंगेज कर सकते हैं, और ग्रुप 2 के बच्चों को आप खुद से उनके बीच में बैठ के उनको लिखवाएं, उनको खुद से बताएं, तो बच्चों के अंदर के टीचर के साथ जो एक डर होता है वो भी कम हो जाएगा और इंटरैक्टिव क्लासरूम होगा। बच्चे बेझिझक टीचर से अपनी समस्याएं पूछ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया मैम, आपने बार बार ग्रुप की बात कर रहे हैं, समूह दूसरे नंबर पे ज्यादा ध्यान देना है, पहले पे भी ध्यान देना है, दोनों पे ध्यान देना है, ध्यान दे करके और उनका इतना ध्यान केंद्रित कर देना है कि उनमें दक्षताएं जो चाहते हैं वो हासिल हो जाए। पर सवाल ये होता है कि ये समूहकरण क्यों कराया जाए, आखिर फायदा क्या है ऐसा कराने का? हम लोग क्यों कराएं कि समूहीकरण कराए? अगर नहीं कराते तो क्या हम लोग हमारे जो उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं, इससे फायदे क्या क्या है ग्रुप बनाने से? इसके बारे में हर टीचर को जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि इसका फायदा क्या है, कि क्यों हम लोग ग्रुप्स बनाएं। सर जनरली आपने देखा होगा क्लास में जब टीचर्स नॉर्मली सारे बच्चों को एक साथ लेके पढ़ा रहे होते हैं और टीचर जब इंटरेक्टिव सेशन कर रहे होते हैं, तो कुछ ही बच्चे बोल रहे होते हैं, जैसा कि हम कहते हैं ना कि आगे वाले बच्चे बोल रहे होते हैं और बैक बेंचर्स चुपचाप बैठे होते हैं, वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व होते हैं। तो जो दूसरे बच्चे जो दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिनका क्लासरूम में ध्यान टीचर आकर्षित नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमको ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि क्लासरूम में दो तरीके के बच्चे हैं, एक बच्चे वो हैं जिनको समझ में आ रहा है तो वो टीचर की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो टीचर का हर काम करेंगे कि मैं करूं, मैं लिखूं, मैं बताऊं। तो दूसरे बच्चे सोचते हैं कि जब ये बता रहा है तो हमें चुप ही रहना है, इसी को सब कुछ आता है, हमें नहीं बोलना है। हमें वो दूसरे वाले जो बच्चे ना उनको मौका देना है आगे बढ़ने का, इसलिए ग्रुप बनाना जरूरी है। बहुत बढ़िया जयश्री मैडम, आपने कहा कि इसलिए जरूरी है कि हम लोग टीचर है वो बच्चों को पहचान पाए, उनकी गति क्या है सीखने की वो जान पाए, बच्चा खुद को पहचान पाए, और एक जैसे बच्चे जब एक साथ बैठेंगे तो उनकी पीयर लर्निंग की जो थ्योरी है वो भी हमारे एक साथ में बढ़ते रहे। एक शब्द आपने काम में लिया था, बैक बेंचर। मैं ऑलवेज हेड द नेम ऑफ बैक बेंचर, मुझे बैक बेंचर नाम पसंद नहीं है, और एक शिक्षक के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं। बैक बेंचर का मतलब केवल ये नहीं कि जो पीछे बैठा है उसको बैक बेंचर कहा जाता है, शायद इसलिए भी कि जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम से कम इन्वॉल्वमेंट रखता है। तो ग्रुपिंग का मतलब ये भी है कि प्रत्येक बच्चे को ये चांस मिले, उसको ये फैसिलिटी मिले कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, हर एक को विकल्प मिले, हर एक को अवसर मिले कि वो भी ले सके। इसके लिए मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात किया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो सबसे बढ़िया, हर एक का विकल्प है, हर एक को अवसर है, वो मिलना बहुत जरूरी है। मैं एक स्कूल में विजिट करने गया था, वहां पे मैंने बच्चों से जब देखा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, तो मैंने देखा कि हर बच्चा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा था। कोई बच्चा, तो मैंने सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछा कि आपकी छत पे, कमरे की छत पे कितने पंखे लगे हुए हैं? तो सबने सीखना शुरू किया, आराम से जवाब दिया। हर बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि 4 पंखे हैं, देयर आर 4 फैंस देयर, 4 पंखे हैं। बोला, टीचर भी साथ थी, उन्होंने बड़ी खुश हुई कि जवाब बिल्कुल सही है। मैंने कहा मैं आपका मेहमान हूं, आपके विद्यालय में आया हूं, मुझे तो 4 नहीं लग रहे, आप बताओ कि नहीं, उन्होंने कहा 5 पंखे, सॉरी उन्होंने कहा 5 पंखे, मैंने कहा मुझे 5 नहीं लग रहे, मुझे तो 4 लग रहे हैं, आप बताओ कि 4 कैसे हैं?
एक से शुरू हुआ, एक का जवाब शुरू हुआ, दूसरे का शुरू हुआ, एक ने कहा कि सर एक पंखा हमने बंद कर देते हैं तो 4 हो जाएंगे, बंद कर देते हैं तब हो जाएंगे ना, बंद अभी हुआ तो नहीं। एक ने बोला सर खराब हो जाएगा तो 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से हर एक बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ। बहुत एंजॉय कर रहे थे बच्चे, खूब कोशिश कर रहे थे और एक तरह का वातावरण बना। एक बच्चे ने आखिर जवाब दे ही दिया, जिसको बैक बेंचर के रूप में इसलिए कहा जा रहा था कि वो सबसे पीछे बैठा था, लेकिन वो बोला कि साहब एक वो पहले वाला पंखा है ना, वो आपका पीला पंखा है, बाकी 4 साफ सफेद है, तो आपका जवाब इसलिए सही है कि 4 सफेद पंखे हैं। तो हमें इसी तरह से बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जागरूक करना है। तो ग्रुप में बैठ करके के बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग के तरफ जाएंगे और सीख पाएंगे, और हमारा जो प्रोसेस है वो आनंददायी भी बन पाएगा। एक है हमारे साथ में शिक्षिका, नाम है वृतिका गहलोत। वृतिका गहलोत कर रही है, कह रही है कि सर नमस्ते, मेरे विद्यालय में 2 टीचर हैं और 80 बच्चों में ग्रुपिंग का मैनेज कैसे कराएं। इसका प्रश्न का जवाब शायद मैंने तीसरे प्रश्न के जवाब में दिया था कि चाहे हमारे पास 1 शिक्षक है और 32 बच्चे हैं या 2 शिक्षक है और 80 बच्चे हैं, ग्रुपिंग का अर्थ ये है कि ग्रुप के बाद में उनके पास में एक पीयर लर्निंग है वो भी शुरू होगी। तो वहां पर भी आप लोग हैं वो इस अवसर को तलाश सकते हैं। ये सवाल था वृतिका का। तो वृतिका, मुझे लगता है कि आप है, अगर ग्रुप बना करके और बच्चों को पढ़ने का अवसर देंगे खुद का, तो बहुत आसानी से हो पाएगा। अब हमारे साथ में एक और शिक्षक हैं, इनका नाम है ये है सुनीता साहू जी। सुनीता जी साहू जी कह रही हैं कि सर ग्रुप बना लिया है, उन्होंने अध्ययन अध्यापन भी शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट भी तो 3 हैं, वो कैसे किया जाए। जैसे जी आपका कोई एक शिक्षक है, 1 या 2 है, कम है, और सब्जेक्ट्स भी हमारे पास में है, ग्रुप भी हैं, तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। सर अगर सब्जेक्ट मेरे को जहाँ तक लगता है मैडम हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रही हैं और ये कहना चाह रही हैं कि टीचर शायद 2 हैं। तो जनरली अगर मान लो हम ये ब्रिज रेमिडिएशन प्रोग्राम नहीं भी शुरू करते तो भी यही कंडीशन थी क्लास की, तो तब भी हमारे पास 5 क्लासें थी और सारे सब्जेक्ट्स थे और 2 ही टीचर्स थे, तब भी हम यही करते थे। जैसे कि क्लास 1 और 2 है, क्योंकि क्लास 1 और 2 का जो हमने वर्कबुक बनाई है वो एट ग्रेड ही बनाई है, तो एक टीचर क्लास 1 और 2 के साथ इन्वॉल्व हो सकती हैं एट अ टाइम। इसी तरीके से क्लास 3 to 5 की जब बात आ रही है तो हम इसमें जब ग्रुप बना रहे हैं तो उस समय ये हो सकता है कि हम सिर्फ जैसे हिंदी का एक सपोज एक क्लास ली हिंदी की, उसमें 3, 4, 5 तीनों क्लासेस अगर आपने बैठा रखी हैं और उसमें भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, तो ये हो सकता है कि सपोज आप कुछ एक्टिविटीज के फॉर्म में क्लासरूम करा सकते हैं, लेकिन उनका लर्निंग लेवल बच्चों का अलग अलग होगा और बच्चों को एंगेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जैसे मान लो आपने एक चार्ट लिया और उस चार्ट पर चित्र बना हुआ है, सपोज खट्टे अंगूर लोमड़ी की कहानी का चित्र बना हुआ है, तो डेफिनेटली क्लास 3 के बच्चे उस पिक्चर को देख के किस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति देंगे उनका लेवल अलग होगा, और क्लास 4 to 5 के जो बच्चे हैं वो अपनी अभिव्यक्ति किस तरीके से देंगे उनका लेवल अलग होगा। तो ये हो सकता है कि टीचर जब क्लास में है तो वह क्लास 4 और 5 के बच्चों को तो कहती है कि आप जब तक ये पिक्चर देख रहे हो तो इससे संबंधित कहानी मैं आप लोगों से पूछूंगी, जब और आप इसको जब तक देखो और लिखो। जब तक क्लास 3 के बच्चों से टीचर वो फोटो दिखा के पूछना चाह रही है कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, अंगूर दिख रहा है, लोमड़ी दिख रहा है, तो आप इन छोटे छोटे जो भी शब्द जो भी फोटोज आपको दिख रहे हैं वो शब्द आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो। कुछ इस तरीके का एंगेजमेंट फिर टीचर को अपने तरीके से करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि जैसे वर्कबुक्स में जो हमारी कॉम्पिटेंसीज दी हुई हैं, तो कॉमन कॉम्पिटेंसीज को वो एट अ टाइम सॉल्व करवाएं। थोड़ा सा उनको अपना लेसन प्लान फिर प्रिपेयर करके क्लासरूम में जाना पड़ेगा, ताकि 3, 4, 5 क्योंकि तीनों क्लासेस को उनको एक साथ हैंडल करना है और 6 ग्रुप बन जाएंगे क्योंकि 3 क्लास और 6 ग्रुप बन गए उनके। तो किस तरीके से वो कॉमन कॉम्पिटेंसीज को एट अ टाइम इंटरेक्टिव वे में बच्चों तक पहुंचाए और बच्चों के लर्निंग लेवल को ध्यान में रख के कि क्लास 3 का लर्निंग लेवल थोड़ा इजी रखना है और क्लास 4 और 5 को थोड़ा अलग से बताना है।
ये ध्यान में रखते हुए इंटरेक्टिव सेशन करते हुए वह अपनी क्लासरूम टीचिंग को आगे बढ़ा सकती हैं। अब बहुत अच्छा बताया मैम। मैं आपको इस बारे में एक और बात कहूं कि अगर आपने जैसा बताया कि स्टोरी है और पिक्टोरियल पिक्चर्स है, वो हमेशा है, वो ज्यादा कुछ कहती है, व्यक्ति से ज्यादा है पिक्चर्स बहुत अच्छा कहती है। तो और छोटे बच्चे जितने भी होते हैं उनको पिक्टोरियल जो चीजें हैं वो बहुत पसंद आती है। तो मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहूंगी, अगर हमें कुछ पढ़ाना है, भाषा पढ़ानी है, तो क्या हम इन बच्चों को रोल प्ले की गतिविधि करवा करके अधिक एंगेज नहीं कर सकते? और साथ साथ में है कि अभिव्यक्ति जो है उनकी, उसको सशक्तता मिलेगी, अभिव्यक्ति कर पाएंगे। अगर वो खट्टे अंगूर वाली कहानी की ही बात करें, तो अगर कोई अंगूर होगा और कोई लोमड़ी होगी, तो फिर तो देखो क्लासरूम में मजा ही मजा आएगा। क्या ऐसा करने में ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग संप्रेषण नहीं कर पाएंगे? बच्चों को सीखने के लिए प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी और उन्हें मजा भी आएगा, आनंददायी शिक्षा। जयश्री मैडम के साथ में जुड़ गए कमलेंद्र जी भी। कमलेंद्र जी, इस पे मेरी इस सुझाव पे कुछ आप लोग टिप्पणी करना चाहें तो प्लीज। सर, एक्चुअली जब बच्चों को आप लाइवली जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक मोनोटोनस वे बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो आपका सुझाव तो बहुत ही फ्रूटफुल है कि क्योंकि जिस तरह से हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें रोल प्ले क्या, टीचर्स अपने जो भी उनकी खूबियां हैं और जितना वो कुछ कर सकता है वो तो करना ही है, और अपने उनको स्पेयर टाइम भी दे रखा है। 3 वर्कबुक दे रखी है, कालांश 4 दे रखे हैं सर। तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्टिव सजेशंस हैं, क्योंकि जब हमने प्लान बनाया था उसके बाद में अपन जितना डिस्कशन करेंगे ना, तो उस डिस्कशन से जो फीडबैक है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल सजेशंस हैं। और टीचर फ्री है अपनी पसंद के या अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वो बच्चों को रुचिकर चीज में कुछ भी बताएगा, तो डेफिनेटली बच्चों में अकाउंटेबिलिटी आती है, कोऑर्डिनेशन की उनमें भावना पैदा होती है, एक समन्वय क्षमता उनमें विकसित होती है, साथ में कोऑपरेशन होता है, बच्चा अपनी बारी का इंतजार करता है, दूसरे को सुनता है और मौके पे सुनाता है या बताता है। तो ये बहुत अच्छा सजेशन। मौके पे सुनता है और बताता है। सुनना है वो सबसे बड़ी क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक है, और कहना तो उसके से भी ज्यादा। अब मैं एक और सवाल की, अब जो हमारा है बेसलाइन असेसमेंट हो गया, ग्रुपिंग हो गई, और अब हम लोग आ रहे हैं पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट की ओर। अब हमारा पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्कबुक के अनुसार है, हो जाना चाहिए था, क्योंकि या फिर होने वाला है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्या आवश्यकता है? जब हम लोग ऐसे करा रहे हैं, ऐसे 1 हमारा होने वाला है अक्टूबर में, तो फिर हम लोग ये हर सप्ताह फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऐसा क्यों? और टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए इसकी क्या फायदे होगी? जयश्री मैम या कमलेंद्र जी है इस पे कोई बात करना चाहें, क्योंकि एकेडमिक विंग से आप लोग आते हैं और आप लोगों ने ये डिजाइन तैयार की, और इन मेरी जिज्ञासाओं का समाधान है जो शिक्षकों की तरफ से वो आप कर पाएंगे। तो मेरा सवाल कि क्या आवश्यकता फिर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की, जब हम लोग आंकलन आगे जाके कर ही रहे हैं, तो आंकलन को आगे बुलाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सर, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि हमने कुछ पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसीज जो एक जैसी हैं, उनका आकलन हम लास्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमने ब्रिज रेमेडिएशन प्रोग्राम में 1+4+1 मॉडल लिया है। यानी पहले दिन हम उसकी एक्टिविटीज शो कर रहे हैं, फिर उन एक्टिविटीज के आधार पर आपने 4 कार्यपत्रक कराए हैं, फिर उसके बाद आप एक आकलन कर रहे हैं कि जो दक्षता आप सिखाना चाह रहे थे, जो कॉन्सेप्ट आप क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, क्या वह बच्चे सीख पाए। क्योंकि ऐसे 1 जब हम करा लेंगे ना, तो हमारे पास दक्षताओं का ढेर लग जाएगा। तो हम पहले से ही रिमीडिएशन करते जाएं कि भाई ये नहीं सीखा बच्चे ने, तो अब चौथे पीरियड में मैं वापस उन बच्चों को पकड़ूं और उन बच्चों को उसको वापस से सिखाऊं। अदरवाइज तो बच्चों के पास भी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी जो उनके सीखने बाकी रह जाएंगी, और टीचर के पास भी बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा कि अब क्या सिखाऊं। तो वो एक पूरा प्रोसेस है, एक सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर सपोज 10 दक्षताएं हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के आधार पे आपने 10 दक्षताओं को चेक कर लिया कि बच्चे ने सीखा, और सपोज आप समेटिव असेसमेंट के समय उन 10 में से 8 दक्षताओं पे बच्चे ने किया, तो टीचर ये आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे कि ये 2 दक्षताएं क्यों नहीं कर पाए बच्चे। नहीं तो वो तो पूरी 10 की 10 उनको वापस सिखानी पड़ेगी, तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे फिर। बहुत बढ़िया। दक्षताओं का ढेर, दक्षताओं का ढेर सामने नहीं रहना चाहिए इस बात के लिए कि अभी उसको प्राप्त करना है, बल्कि दक्षताओं का ढेर उस विद्यार्थी के पास पहुंचना चाहिए कि उसके पास में बहुत सारी दक्षताएं आ जाए। और बस यही है हमारे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का आवश्यकता का मुख्य कारण, कि हम लोग है
वो उसके पास में सीखने के लिए इंतजार में बहुत सारी दक्षता में, ऐसा नहीं हो, बल्कि ये हो कि हम लोगों ने दक्षताएं हैं, वो विद्यार्थी है वो करता जा रहा है, वो प्राप्त कर रहा है, ये आवश्यक होगा। एक और बात कही कि किस तरह से विद्यार्थी के शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक ये जान पाए कि इस प्रोसेस में ये पर्टिकुलर विद्यार्थी ग्रुप का है, वो ये दक्षताएं हैं वो प्राप्त कर चुका है और इसे अभी और सिखाना है। ये जो माइन्यूट है, माइक्रो लेवल पे जो डिस्टिंक्शन है, इनका विभेदीकरण ये कर सकता है शिक्षक, या फिर ग्रुप के आधार पर ही उसे काम करना होगा? जयश्री मैम प्लीज। सर, फॉर्मेटिव असेसमेंट के आधार पर भी टीचर आइडेंटिफाई तो कर ही रहे हैं कि सपोज ग्रुप 2 का जो बच्चा है वह ग्रुप 1 में जाने की ओर बढ़ रहा है, या ये भी हो सकता है कि ग्रुप 1 का कोई बच्चा है और किसी कारणवश, कोई पारिवारिक कारण भी हो सकता है, कोई उसकी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से वो ग्रुप 2 में आ गया, तो वो एट अ पॉइंट उस पर्टिकुलर वीक में ही वो आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये बच्चा अभी किस रीजन की वजह से पीछे आ गया, या जो बच्चा मोटिवेट होके आगे जा रहा है तो टीचर उसको और मोटिवेट कर सकते हैं कि कीप इट अप करके कि भाई आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बच्चे के लिए आगे बढ़ने के लिए भी पॉजिटिव फीडबैक भी बहुत जरूरी है। और जो बच्चा किसी कारणवश, कोई भी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम या कोई भी क्लासरूम प्रॉब्लम ऐसी हो गई है जिसकी वजह से वह ग्रुप 1 के बजाय ग्रुप 2 में आ रहा है, तो भी टीचर को तुरंत आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल रही है कि नहीं, ये बच्चा ग्रुप 1 का था, इसको ग्रुप 2 में नहीं आना है, तो मैं क्या करूं कि ये ग्रुप 1 में ही रहे। तो वो उस तरीके से भी बच्चे को पर्सनली भी काउंसलिंग करके भी बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। और डेफिनेटली ग्रुप चेंज होंगे, लेकिन ऐसे 1 के बाद ग्रुप चेंज होगा। जो कि कितने बच्चे ग्रुप 2 से ग्रुप 1 में गए, ये भी एक टीचर के लिए मोटिवेशन होगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि ऐसे 1 के बाद ही होगा। पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनली जानना, पर्सनली टीचर को एक बच्चे को पर्सनली जानना बहुत जरूरी है। बच्चा है वो लगातार विद्यालय में नहीं आ पा रहा है, तो उसकी गैप एक आना शुरू हो जाएगा। तो पर्सनली जानेगा कैसे? पर्सनली जानने के लिए जरूरी होगा कि विद्यार्थी है वो उस शिक्षक के साथ में अटैच हो, शिक्षक है वो विद्यार्थी के साथ में परिचित हो, और ये जो परिचय है इन दोनों की, जो सोसाइटी मिलकर के बनी है विद्यार्थी और शिक्षक की, उन दोनों के बीच में एक साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक स्वीकार्यता। विद्यार्थी है वो शिक्षक को स्वीकार करे, उसको शिक्षक के साथ में आनंद का अनुभव हो, और विद्यार्थी के साथ भी शिक्षक को भी लगे कि ये सभी विद्यार्थी मेरे कार्य परिणाम हैं, इनके साथ में जुड़ करके ही मैं अपने आप को खुश महसूस कर सकता हूँ, प्रसन्न महसूस कर सकता हूँ। ये जो भाव होगा ये दोनों में मिलकर के बनाएगा एक बॉन्ड बनाएगा, और वो बॉन्ड हुआ साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस का बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, वो साइको सोशल बॉन्ड बनेगा, जिसमें विद्यार्थी शिक्षक को और शिक्षक विद्यार्थी को पर्सनली एक दूसरे से जानेंगे। बच्चा बीमार होगा, शिक्षक को भी चिंता होगी, वो अपने उसके घर में उसकी खैरख्वाह लेगा, पूछेगा, और शिक्षक एक दिन विद्यालय नहीं आया तो विद्यार्थी वो चिंतित होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक टीचर का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसका ट्रांसफर हो गया था, और टीचर है उसको जब भेज रहे थे ट्रांसफर के बाद में तो बड़े ही भावुक हो रखे थे, रो रहे थे। ऐसे इस जमाने में टीचर के जाने पर शिक्षकों द्वारा इस तरह का स्नेह की अभिव्यक्ति करना वास्तव में हम शिक्षक होने पे हमें गर्व अनुभूत करवाता है। तो सर, मैंने जैसा आपको बताया सभी शिक्षकों को कि विद्यार्थियों के साथ में हमें ऐसा व्यवहार करना कि वो हमें स्वीकार करे, स्वीकार्यता हो, और हम उन्हें, जैसे कि हम अपने विद्यार्थियों के साथ में कर रहे हैं, हमने अपने बच्चों के साथ में कर रहे हैं। तो ये जो स्वीकार्यता है वो कहीं ना कहीं अध्ययन अध्यापन की जो हमारी प्रक्रिया है उसको और आसान बनाएगी, और ये प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक शिक्षक के साथ में ये होना चाहिए। अब जब हमने ग्रुप बना लिया, हमारा अध्ययन भी प्रारंभ हो गया, SA1 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और दक्षताएं हैं वो विद्यार्थी हासिल करता जा रहा है, और ढेर में से धीरे धीरे कमी होती जा रही है। जो बाहर था दक्षताओं का ढेर, जो वंचित हो चुका था, वो अब विद्यार्थी प्राप्त कर रहा है। अब कैसे पता चले कि विद्यार्थी कौन सी दक्षताओं को प्राप्त कर चुका है और कौन सी को नहीं? इसका आसान सा तरीका मैम ने बताया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट
और उसे पूर्ति करने के लिए हमारे पास था चौथा पीरियड। अब ये 4 पीरियड पूरे हो गए, अब हम लोग सीधे आएंगे पिछले 4 पीरियड्स पे, पहले के बाद में अगले 4। तो क्या अगले 4 पीरियड कमलेंद्र जी हमें इफेक्ट करेंगे? पहले हमने चूंकि बैकग्रेड की दक्षताओं पे पूरी बात की, वर्कबुक पे बात की, अब हम जा रहे हैं किताबों की तरफ, वर्कबुक की तरफ, एड ग्रेड की तरफ। तो एकदम से ये स्विच करेंगे हम चौथे पीरियड से 5वें पीरियड में आने के बाद, तो कहीं हमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी अकादमिक रूप से, एकेडमिक रूप से हमारे अध्ययन के लिए? सर एक्चुअली ये इश्यू बच्चों में नहीं आया है। बहुत बड़ा लंबा ड्यूरेशन था, कोविड ड्यूरेशन। वैसी स्थिति में बच्चे स्क्रीन टाइम में ही थे मैक्सिमम। देन अपन ने तो बहुत प्रयास किए, टीचर्स ने होमवर्क भी कराया, घर घर जाके भी किया है, स्माइल प्रोग्राम से ही उनको कंटेंट दिया, बट स्क्रीन एडिक्शन था, उनका लिखना करने की प्रैक्टिस भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में पिछली बार वाली वर्कबुक से उनको थोड़ा प्रैक्टिस हुई है, और क्लास में उन बच्चों को हम यूज टू कराने के लिए एक बार पिछले साल का जो प्रोग्राम किया था उसके पीछे यही था कि ब्रीदिंग प्रोग्राम के माध्यम से ये थोड़ा आओ करके सीखें। और अपना वो जो प्रोग्राम था उसमें काफी कुछ बच्चे पेन पेंसिल पे आए, क्लास में बैठने को आए। हम एक तरह से नॉन सोशल की तरह हो गए थे, इंटरेक्शन भी नहीं था, बच्चे के बच्चे से मिलने का नहीं था। स्कूल एक ऐसी जगह थी तो बच्चा बच्चे को देख के सीख रहा था, उसकी भावनाओं को समझ रहा था, खेल रहा था, खेल खेल में सीख रहा था। और टीचर जो है इंडिविजुअल उस व्यक्ति को टच में रहते हुए उसकी अपेक्षा के अनुरूप चीजें उपलब्ध करा रहा था, शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा रहा था। ये दूर होने के बाद में रिदम में हम आए पिछले साल। उसके बाद अभी जो 4 पीरियड है वो यही शो करते हैं कि हम नियमित एक स्कूल में, वो बोझ नहीं है एक्चुअली। आज बोर्ड साहब और हम काफी स्कूल देखे हमने, एक स्कूल में हमने देखा हम अगर उसको वजन को बाहर डाल दें कि बच्चे का गैप है, ये हमें बायस करने वाले फैक्टर थे। हमने उसी स्कूल की पहली और दूसरी क्लास देखी सर, हमें ताज्जुब हुआ कि उन बच्चे बड़ी सहजता से उन्होंने जितने जवाब दिए और जितना उनका लेवल था उतना लेवल 3rd और 4th के बच्चों का नहीं था। उसके पीछे यही था कि वो एक तो एबीएल कक्ष में बैठे हुए थे, उनसे जो पूछा इतने बढ़िया ढंग से जवाब दिए और उन पे कोई स्ट्रेस नहीं था, बिल्कुल हैप्पी स्कूल एंजॉय कर रहे थे। और मुझे लगता है कि वो बच्चे स्कूल आने को ही लालायित ज्यादा रहते हैं, पूरी स्ट्रेंथ भी थी। तो ये वजन जो है, ये 4 पीरियड उनका वजन कम करके इस माहौल के लिए तैयार कर देते हैं कि अब 8th ग्रेड लर्निंग करनी है। और वो बुक भी उनके क्लास के स्तर की है सर। पिछले साल का प्रयास काफी अच्छा रहा अपना, उससे पहले वाला भी ऑनलाइन हम जुड़े रहे। हमारे बच्चे केवल ऐसे नहीं रहे कि केवल और केवल बिना पढ़ाए रह गए उन सेशन में, ऐसा नहीं है। तो ये तो बहुत बढ़िया वातावरण बन के वो 5वें पीरियड में जो 8 लेवल की उनकी टेक्स्ट बुक है उनके माध्यम से वो टीचर बता रहा है। टीचर से अपना यही गुजारिश रहेगी, निवेदन रहेगा उनसे कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसको बहुत ईजी तरीके से उनको समझाते जाएं और भेद नहीं करें। पहली और दूसरी के बच्चों का भेद नहीं करना, कोई होशियार नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, उन सब बच्चों को ये पता है। इसी के कारण वो बहुत सकारात्मक थे। तो बच्चों को सकारात्मक रखते हुए आप करेंगे तो मैं तो ये मानता हूं कि पिछला पूरा साल अपन ने अच्छा शिक्षण कराया। तो 8 लेवल की लर्निंग काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम पहले ही इस काम को काफी कुछ कर चुके हैं। सेकंड स्टेज पे भी हमने पहले 4 पीरियड इसमें कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात ये तो है ही है कि हमारे जुलाई के पहले सप्ताह से ही शिक्षण बहुत अच्छे से चल रहा है स्कूलों में। शिक्षण व्यवस्था पहले सप्ताह से बहुत अच्छे से शुरू हो गई है, तो उसके सब सकारात्मक रिजल्ट हैं सर। पहले यही होता था कि 240 वर्किंग डे में से पढ़ाने के शिक्षण के 200 के आसपास दिन बचते थे। उन 200 की बजाय जुलाई के जो मिस होते थे, बिल्कुल सभी स्कूलों में अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, प्रेजेंस रेशियो अच्छा है, शिक्षण हमने बहुत टाइमली शुरू कर दिया है। तो ये सब सकारात्मक चीजें हैं जो अगले 4 पीरियड को भी बहुत सकारात्मक बनाए रखेंगी। धन्यवाद कमलेंद्र जी। कमलेंद्र जी की पूरी अभी बात जो हुई थी, अंतिम जो स्टेटमेंट था उसमें 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली बात थी बच्चा बच्चे से सीख रहा है, जो पीयर लर्निंग वाली बात, बच्चा बच्चे से सीख रहा है। ग्रुप्स बना दिए, क्लास एक है, जैसा कि कुछ सवाल भी आए थे कि 2 टीचर है, 80 बच्चे हैं, 1 टीचर है, 32 बच्चे हैं, ग्रुप बन गए, 5 क्लासों के 2-2 ग्रुप हैं, तो फिर कैसे होगा? तो एक जो सब बड़ा कॉन्सेप्ट था कि बच्चा बच्चे से सीख रहा है, एक बात तो ये थी। और दूसरी बात जो कहा था कि वो बहुत अच्छा कर रहे थे और वो दक्षताएं भी उनको प्राप्त थी जो कि 4th और 5वीं के बच्चों को भी नहीं थी। और साथ में कमलेंद्र जी ने उसका कारण भी बताया और बोला कि क्योंकि वो एबीएल कक्ष में बैठे थे। बहुत ही अच्छी सी बात थी। इन दोनों बातों पे मैं बात करूंगा और मेरे ख्याल से कोई अगर सवाल आया है तो उसके लिए, वरना मैं इन 2 सवालों के लिए अब तक वापस आऊंगा। सबसे पहली बात कि बच्चा बच्चे से सीख रहा है। अब बच्चा बच्चे से सीख रहा है, इसका मॉनिटर है वो टीचर है, क्योंकि टीचर है
वो क्लासरूम में ग्रुप का मेंबर है, वो भी एक बच्चा है, किसी न किसी ग्रुप में किसी न किसी बच्चे के साथ में बैठ करके टारगेटेड जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। तो वो कैसे पता करे कि बच्चा बच्चे से सीख ही रहा है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट चीज होती है, बहुत महीन धागा है सीखने के बीच में और भूलने के बीच में। बच्चे बच्चे के साथ से कहीं वो तो नहीं सीख रहा है जो हमें नहीं सिखाना है, बच्चा बच्चे के साथ सीख रहा है। इसकी मॉनिटरिंग टीचर कैसे करे, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं दूसरा सवाल भी एक साथ ही कर पाऊंगा। आपने कहा कि चूंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दक्षताएं प्राप्त की क्योंकि वो एबीएल रूम में बैठे थे, तो एबीएल रूम का क्या उपयोग हो सकता है हमारे इस कार्यक्रम में? और पहला सवाल पहले कि बच्चा बच्चे से सीख रहा है, इसकी मॉनिटरिंग टीचर उस बच्चे या ग्रुप का सदस्य बनते हुए किस प्रकार से मॉनिटरिंग करे? कमलेंद्र जी, वापस आपकी तरफ। सर, बच्चा बच्चे से सीख रहा है, इसके बारे में मैं आपसे निवेदन कर दूं कि टीचर को केवल और केवल ऑब्जर्वर बनना है, एक थीम देना है। जैसे एबीएल कक्ष की मैंने बात की, वर्कबुक में वो सब चीजें वो कैसे कर रहा है ऑब्जर्वर बन के। दूसरा, बच्चा आपस में प्रॉब्लम ये हो रही है कि बड़े बड़े क्लासरूम जहाँ है और बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ है, उनका ग्रुप करके उस ग्रुप में बिठाना उनसे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसा फील्ड में देखने पे मिला, वो बहुत बड़ा इशू है कि ग्रुप को ग्रुप में बिठाने जितना स्पेस भी नहीं है वहां पे। उन स्कूल की प्रॉब्लम अलग है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे स्कूल भी है, लेकिन उन स्कूलों में जब ग्रुप में बच्चा बैठता है तो वो देख रहा है कि वो लिख रहा है तो वो भी लिखता है। पहली चीज तो आप पढ़ाते हैं तब सभी बच्चे एक्टिव होते हैं, इसमें थोड़ा सा एक गैप होता है कि वाकई में सभी बच्चे पूरा कंसंट्रेट नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग कहाँ है और टीचर की तरफ कितना उसका ध्यान है, ये बड़ा इशू होता है। पर वो वर्कबुक में जो काम कर रहा होता है, तो उसको सबको अपनी वर्कबुक का वो पेज खुला है, वो चीज देख रहा है, वो मैच क्योंकि वर्कबुक में एक बड़ी खूबसूरती ये भी है सर कि हमने उन चीजों को इस तरह से डिजाइन किया है कि कहीं तो वो फिलअप्स कर रहा है, कहीं वो मैच कर रहा है, कहीं दूसरी तरीके से उसको बताया गया है, कहीं उसको 2 लाइन भी लिखनी, सेंटेंस भी लिखना है। तो ऐसी स्थिति में उसको एक्टिव रहे बगैर देखे बगैर ये काम नहीं हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन तो टीचर को इस तरह से करना है कि सभी बच्चे कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा है उसके पास जाके खड़ा हो जाएगा, वो करेगा। फिर उनको एक कुछ समय के लिए आप छूट दे सकते हो कि आपको नहीं आ रहा, वो आप अपने पड़ोसी से पूछ लो या किसी से पूछ के कर लो। ये वो बच्चे इंटरेक्टिव होंगे और खुलेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सीखेंगे। उन्होंने हमने दिन चिड़ियाओं के वहां फोटोग्राफ से एबीएल किट जो देखा, उसमें एबीएल रूम जो देखा, उसमें तो कई बच्चों ने उनके हमने और चिड़ियाओं के नाम पूछे, तो वहां जितनी जिनकी पिक्चर्स नहीं थी उनके भी नाम उन्होंने नॉलेज से बता दिए। मुर्गी की फोटो दी तो और भी कई बर्ड्स के बारे में हमने पूछा, उन्होंने बता दी देख के। फिर हमने लोकल लैंग्वेज को भी टेस्ट किया, इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो बच्चों को वो भी अच्छा ज्ञान है। हिंदी में क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में बता दिया उन्होंने। तो हमारा मल्टी लैंग्वेज टीचिंग जो है वो भी उस पर पर्पस पूरा हो रहा है और बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। तो पहली चीज तो ये कि टीचर वहां मौजूद रहे, इंटरेक्टिव बच्चे को सेशन हो, इसके लिए उनको इंस्ट्रक्ट भी करें, ऑब्जर्वर की तरह रहे। फिर किसी को समस्या है तो खुद भी डील करें। बच्चों को पढ़ा देने में उनमें एक कैपेसिटी डेवलप होती है, और जो बच्चा एक बार किसी को समझा देता है वो बच्चा जीवन में कभी भूलता नहीं है उस चीज को। तो वो भी उसको एक अच्छा लर्निंग होता है कि इसको मैंने ये बताया तो उसको अच्छे से याद होने पे वो समझा सकता है। तो वो चीजें इस तरह से इंटरेक्टिव सेशन उनका होना चाहिए। और एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए तो आपने जो सजेशन दिए हैं वो भी फ्रूटफुल है, और टीचर कई तरह के नवाचार एबीएल के बारे में कर सकता है, जिससे कि बच्चा उसमें एक्टिव रहेगा ना, तो निश्चित रूप से जितने % ज्यादा बच्चे एक्टिव हैं तो हमारी लर्निंग उतने % ज्यादा होगी। इसलिए एबीएल रूम हो या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, सभी जगह हमें शिक्षक से ये अपेक्षा रहेगी कि वो इनका ज्यादा से ज्यादा रहे, ताकि लाइवली बिल्कुल क्लासरूम रहे, लाइवली बच्चों का पार्टिसिपेशन रहे, और वो अपने आप को इन्वॉल्व करे, डूबे। अगर वो बच्चे डूबना शुरू हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं रहता, वो लिख रहा है, आप पास जाके खड़े हो जाओ, बच्चे को नहीं पता होता है। इतना बच्चे डूब के काम करते हैं, कभी तल्लीन होकर के काम करते हैं, ऐसा कहा कमलेंद्र जी ने। असल में आज जो हमारी वार्ता हुई, आज जो हमारे सवाल हुए, उसमें कुछ खास बातें, उसको मैं एक बार रिमाइंड फिर कर देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हमारा समूहीकरण हो गया है। समूहीकरण का उद्देश्य था कि हम टीचर ये जान पाए, बच्चा जान पाए कि कौन सी दक्षताएं अभी उसे और सीखनी है। हमने बात की कि कैसे ज्यादा बच्चों में कम शिक्षक होने पर भी हम लोग है वो किस तरह से है वो समूहीकरण कर करके समूह में जो टारगेटेड सपोर्ट है उसका काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ये काम भी कर सकते हैं कि पीयर लर्निंग है वो होती रहे। खास बात ये थी कि जब भी हम लोग बच्चों के साथ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ये तय करें कि उनमें हर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो,
बच्चा है उसको सबको अवसर दिए जाए पार्टिसिपेशन के हर गतिविधि में, बच्चों में और आपके बीच में है वो एक साइकोलॉजिकल स्वीकार्यता हो, मनोवैज्ञानिक रूप से वो एक दूसरे में वो स्वीकार्य हो, जिससे कि आप लोगों के बीच में बॉन्ड बने विद्यार्थियों के साथ और आप अच्छा सीख पाएं। और लास्ट में ये था कि ABL किट है उसका उपयोग हमें करना है, वो इसलिए कि वो बच्चे को उसमें डूबने के लिए, तल्लीन होने के लिए तत्पर करता है, आकर्षित करता है और जितना चीज है जिसमें मजा आएगा वहां काम करेगा, बच्चा दौड़ के आएगा। स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां बच्चा आने के लिए लालायित रहे। आप सब लोगों ने आज हमारे साथ में पूरा 1 घंटा बिताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज यद्यपि हमारे पास जुड़ने वालों की संख्या कम थी और मैं मान सकता हूँ वो इसलिए कम थी क्योंकि हमने पहले आपसे ये कह दिया था कि 8 तारीख को हमारा नया होगा प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम हमारा पहले हुआ, प्रीपोन हुआ, फिर भी है लगभग 125 जो है वो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े। सभी जुड़ने वालों का, मेरे साथ में जो पैनलिस्ट थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो हमारा अगला जो है वो 8 तारीख को जो होगा, जो पहले से तय है, उसमें आप सब हमें और जुड़े और बहुत सारे सुझाव और आपकी शंकाएं, आपकी जिज्ञासाएं हमें भेजें, जिससे कि हम लोग उस पर विचार विमर्श कर सकें और इस कार्यक्रम को और बेहतर करने के लिए हम लोग है वो कार्रवाई कर सकें, इसे और अच्छा बना सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।